गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के हमारे टॉपिक में हमने हमारा जो पेपर सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका सबसे पहला जो टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा और उद्देश्य स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल के बारे में विभिन्न भूगोलवेताओं ने किस प्रकार से उसको परिभाषित किया है। उसके बाद हमने बात करी थी कि मानव भूगोल क्या होता है, उसके अंतर्गत हम किन के बारे में पढ़ते हैं, और विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम उसके आगे बात करते हैं कि अगर हम ये देखें कि विडाल डा ब्लाश और एक भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने एक मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है। अगर हम उनकी बात करें तो ब्लाश ने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाहित रहता है। ठीक है, तो ब्लाश ने कहा कि मानव भूगोल जो है वो प्रकृति यानी पृथ्वी और मानव के बीच के पारस्परिक संबंधों को लेकर के एक नए विचार को सामने लाता है, और उसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो विभिन्न भौतिक नियम हैं और मनुष्य जो कि पृथ्वी के ऊपर निवास करता है कि पारस्परिक संबंधों का जो ज्ञान है वो समाहित है। इस प्रकार अगर हम सारांश रूप में देखें कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों तथा मानवीय तथ्यों के भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के और प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, उनके प्रभाव, उनकी प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानव की प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब मानव भूगोल में हम मनुष्य और प्रकृति जो है उन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल में एक विज्ञान है मानव भूगोल, और इसमें जब मनुष्य और प्रकृति के बीच क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो नए सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है, जिसमें हम देखें तो नगरों का विकास, गांवों का विकास, विभिन्न कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठान, नहरें बनाना, पुल बनाना, ठीक है, कारखाने बनाना, सड़कें, रेल मार्ग आदि बनाना, ये सारे सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल में हम विभिन्न क्षेत्रों के मानव समूहों और प्राकृतिक के साथ साथ ये जो सांस्कृतिक तथ्य है, सांस्कृतिक तत्व हैं जिनका निर्माण मनुष्य करता है अपने प्राकृतिक पर्यावरण के उपयोग से, उसकी सहायता से, सभी का अध्ययन जो है वो शामिल होता है। साथ ही मनुष्य जो है वो जब अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो वो समायोजन करता है अपने वातावरण के साथ। तो वातावरण के साथ कहीं पर तो क्या होता है, मनुष्य अपने वातावरण को अपने तकनीकी विकास के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, लेकिन कई जगह ऐसी प्रतिकूल दशाएं होती है जहां पर मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल अधिक परिवर्तित नहीं कर पाता है, तो वो स्वयं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित करता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। और ये जो भी चीजें, जो भी बातें हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं, चाहे मानव और प्राकृतिक पर्यावरण का आपसी संबंध हो, सामाजिक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण हो, चाहे वातावरण के साथ समायोजन की बात करें हम, इन सभी का उद्देश्य जो होता है, इन सभी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है मानव की प्रकृति, मानव की जो प्रगति है उसके उसको मतलब हम एक तरह से उसके बारे में पढ़ते हैं, या मानव की प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर हम मानव भूगोल के ये सभी जो विषय है इनके बारे में बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में, मानव भूगोल के अर्थ के बारे में, मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के उद्देश्यों के बारे में। तो मानव भूगोल का अध्ययन जो है वो मानवीय पारिस्थितिकी से अधिक व्यापक और गहन अध्ययन है। ठीक है, ये भी एक विस्तृत व्यापक अध्ययन है, गहनता से पढ़ने वाली गहन अध्ययन है। इसमें प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव और मानव की क्रियाएं जो हैं उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करने के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, तथ्यों, प्रक्रियाओं के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि मानव भूगोल में हम प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए ब्लूम्स ने लिखा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के भूदृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। अब मानव भूगोल के उद्देश्य देखें हम तो वो कौन कौन से हैं। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मानव की प्रगति और उसकी समृद्धि। इसी उद्देश्य से अन्य सभी बातों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या का और उनके वातावरण के संसाधनों का प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव की प्रगति और उसके सुख समृद्धि के लिए किया जाना मानव भूगोल का एक उद्देश्य है। फिर मानव भूगोल में किसी व्यक्तिगत मानव का अध्ययन नहीं करते हम, बल्कि मानव समूहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल जो है उसका एक उद्देश्य ये विश्लेषण करना है कि कोई मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण को किस प्रकार प्रयोग करता है। साथ ही वो वातावरण में कौन कौन से या क्या क्या परिवर्तन करता है, ये भी मानव भूगोल का उद्देश्य है। मानव भूगोल का एक उद्देश्य जो है वो है त्रिक संतुलन। त्रिक संतुलन से तात्पर्य है कि मानव और उसका जो वातावरण है उसके बीच परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। ठीक है, कार्य संपन्न होते हैं। अतः मानव भूगोल में मानव और वातावरण का विश्लेषण और उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है। त्रिक संतुलन में मानव जो होता है उसकी केंद्र में स्थिति होती है। फिर मानव भूगोल में मानव वर्ग और उसका जो प्रादेशिक वातावरण है उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। दोनों वातावरण मानव के जीवन क्रम और उसकी क्रियाओं को विशेष ढांचे में ढालते हैं। उसकी जैविक आवश्यकताओं, आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रणाली आदि को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है? मानव वर्ग स्वयं और उसका जो प्रादेशिक वातावरण है। अब मनुष्य जो है वो अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। ठीक है, तो वातावरण से मनुष्य का जो ये समायोजन है ये दो प्रकार का होता है। या तो वो वातावरण से अनुकूलन कर लेता है, ठीक है, यानी कि वातावरण जिस प्रकार का है किसी स्थान पे उसके अनुसार मनुष्य स्वयं को अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को मतलब अपनी जीविका के साधन, अपने अधिवास जो है वो अपने वातावरण के अनुसार वो कर लेता है। या फिर वो वातावरण में आवश्यकता के अनुसार उसका परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है। ठीक है, कई बार मनुष्य जो होता है वो अगर संभव होता है तो अपने तकनीकी ज्ञान के साथ अपने विकास के द्वारा वो वातावरण में ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर लेता है, वातावरण का रूपांतरण कर लेता है। इन दो प्रकार के परिवर्तनों को मानव वातावरण समायोजन कहते हैं। ठीक है, या तो मनुष्य वातावरण के अनुसार स्वयं वातावरण के से अनुकूलन कर लेता है या फिर वो अपने वातावरण को अपनी आवश्यकता के अनुसार रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, तो मानव भौगोलिक तथ्य तो अवश्य है परंतु वह वातावरण का अंग नहीं है, मनुष्य की केंद्रीय स्थिति है और उसी के चारों ओर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण दोनों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जो है वो होती है। अब अगर हम प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों और तत्वों की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों में शामिल है जैसे सौर शक्ति, सूर्य की शक्ति, रेडियो सक्रियता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, रेडियो सक्रियता क्या है? पृथ्वी के नीचे जो मिलती है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तात्पर्य है कि जब कोई चीज अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, पृथ्वी
सब चीजों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत होता है केंद्र प्रसारित बल, यानी कि बाहर की ओर फेंकना। फिर अगर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों की हम बात करें तो उसके अंदर शामिल है मिट्टी, भूमि, जलवायु, खनिज तत्व, वनस्पति, जीव जंतु, विविध संसाधन जो हैं, ठीक है। खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधन, ये सारी जो चीजें हैं ये सब प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के अंतर्गत शामिल होता है। अब अगर सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो उसकी शक्ति है जन समूह। मनुष्य स्वयं, मनुष्य का जो समूह है वो सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति है। और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के अंतर्गत शामिल होता है मनुष्य के विचार, उसकी सोचने की शक्ति जो है, मनुष्य की कार्य प्रणाली, किस प्रकार वह कार्य करता है, मनुष्य के जो विभिन्न तकनीकी कार्य हैं, उसके तकनीकी विकास जो है, वो सब सांस्कृतिक तत्वों के, सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के अंतर्गत शामिल है। विश्व की जो जैविक और अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना, एक जो उद्देश्य है मानव भूगोल का, वो है विश्व की जैविक और अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना, मनुष्य के स्थानिक वितरण तथा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करना, ठीक है। मनुष्य, दूसरा उद्देश्य है मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधों को महत्व देना, चाहे उस प्राकृतिक वातावरण से संबंध, सांस्कृतिक वातावरण से। फिर प्रकृति को सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रक्रियाओं, तथ्यों के प्रभाव है, उनमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों का अध्ययन करना। फिर लास्ट है संपूर्ण पृथ्वी का विवरण स्थानिक विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव संसार के रूप में प्रस्तुत करना। इस प्रकार हमारा ये जो पहला टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा और उद्देश्य, ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मानव भूगोल के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।